सिविल्स ओनली के बिहार स्पेसिफिक मॉडर्न हिस्ट्री वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं दैट इज़ अबाउट बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, 1857 रिवोल्ट और ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में, जो मेजर रिवोल्ट्स हुए झारखंड और बिहार, जो उस वक्त अनडिवाइडेड बिहार हुआ करता था, उसकी भी भूमि पर कौन से ट्राइबल रिवोल्ट्स है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट दी फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के द्वारा की गई एक्टिविटीज़ हो या फिर जो रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म है उन सबको भी देखेंगे और बाकी 1947 तक हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो आपने देखा 1857 रिवोल्ट के बाद जो एक मेजर रिवोल्ट था जो कि नेशनल लेवल पे हुआ, उसके बाद 1885 तक जो कि कांग्रेस के फॉर्मेशन का गठन का वर्ष था, वहाँ पे जो 28-30 वर्ष का ये जो गैप रहा है, तो हम लोगों ने कुछ छिटपुट ट्राइबल रिवोल्ट्स देखे जो रीजनल रिवोल्ट्स थे और कुछ सिविलियन जो रिवोल्ट्स थे वो भी हमें देखने को मिलता है। बट जो एक मेजर रिवोल्ट है या मेजर जो रिबेल है मीन्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके खिलाफ, वो मिसिंग दिखता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो 1857 को जिस तरीके से क्रश किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा, उसके बाद लोग ये समझ गए दैट दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डिमांड और टू गेट द राइट फ्रॉम द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अधिकार पाने का या आज़ादी पाने का ये गलत तरीका है, बिकॉज तब तक जो बक्सर तक हम देखते हैं, बैटल ऑफ बक्सर तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा, या यूँ कह लें जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी मिलिट्री लेवल पे भी। इसलिए अब उनसे सीधे जो वायलेंट तरीके से अगर हम आज़ादी पाना चाहते तो वो गलत था, क्योंकि 1857 में हमने देखा कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने क्रश किया। तो ये गैप हो गया और गैप होने के बाद फिर लोग, तब तक जो पढ़े लिखे लोग थे, जो ये जो तबका था इंटेलिजेंसिया का, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम नॉन वायलेंट तरीके से, मतलब बिना झगड़े के, बिना वायलेंस के, बिना बंदूक के हम बात करें और कोशिश करें धीमे धीमे जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है उसको अपनाने का, ताकि हमें अपना पहले राइट्स मिल सके फिर हम फ्रीडम पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं एक बहुत लंबा टाइम लगा आफ्टर गांधी जी जो आए, उसके बाद जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए उसके तर्ज पे हम लोग देखते हैं तो जो आज़ादी मिली वो बहुत लंबी चली। तो 1885 में एक जो सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे AOU, उनके द्वारा कांग्रेस का गठन किया गया और जो कांग्रेस का गठन हुआ तो इसका जो पहला सेशन था दैट वाज हेल्ड इन बॉम्बे ऑन 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को पहला सेशन हुआ और 1885 में ही फॉर्मेशन हुआ कांग्रेस का, राइट। और जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे WC बनर्जी। लुक नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ अबाउट कांग्रेस इज़ नॉट फ्रॉम द नेशनल पर्सपेक्टिव, कि हम लोग अभी ये नेशनल सेशंस को देखें कि कितने सेशंस हुए, कहाँ कहाँ मेजर सेशंस हुए इंडिया के अंदर और किसका क्या इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, तो ये बहुत डेप्थ हो जाएगा। हम लोग चूँकि बिहार स्पेसिफिक देख रहे हैं तो बिहार पर्सपेक्टिव से ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहरहाल चूँकि बिहार कांग्रेस के फॉर्मेशन के वक्त बंगाल का ही पार्ट था, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में भी कांग्रेस को लेकर उत्साह होगा। हालांकि बीच में कांग्रेस को लेकर जो इंटरेस्ट है बिहार के अंदर वो कम भी हुआ, बट लीडर्स के एफर्ट के बाद जो यहाँ के लोग थे दे गॉट एंथुजियास्टिक अबाउट कांग्रेस। अब अगर बात करें कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन बिहार के अंदर उन्होंने क्या किया, तो एक लीडर हुए नवाब सरफराज खान बहादुर। ठीक है, उनका पूरा नाम था नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर। उन्होंने 1908 में उनके लीडरशिप के अंदर एक मीटिंग हुई और उस दौरान बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कौन बना, ऑब्वियसली पटना, जहाँ पे ये मीटिंग हुई थी। ठीक है, पहला कब हुआ था मीटिंग, 1908 में, और क्या फॉर्मेशन हुआ, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। बट इसके जो प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट कौन थे, सर अली इमाम। ठीक है, तो जब हम बिहार में जो कांग्रेस का फॉर्मेशन देखते हैं, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत लिमिटेड है। सही, ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि आगे जो हम देखेंगे वो कांग्रेस का ही सारा कारनामा है। ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो कि नेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह उभरी, ताकि वो इस एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सके ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ही आगे बात करेंगे। तो अगर फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इतनी ही जानकारी है जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम BPSC पर्सपेक्टिव। ठीक है, हाँ, इसके अलावा आपको अगर याद रखना है तो आप ये 1912 में आप याद रखिए बिहार का फॉर्मेशन हुआ था, जैसे कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 22 मार्च बिहार दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था, बिहार का गठन हुआ। तो बिहार के गठन के वक्त, अब चूँकि कांग्रेस तो फॉर्म हो चुकी थी 1885 में, तो बिहार के गठन के वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस का 27th मीटिंग वो पटना में ही हुआ था।
बांकीपुर में, ठीक है, इतना आप याद रख सकते हैं। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? RN मुधोलकर। 1912 में, चूंकि बिहार उस समय अलग प्रोविंस बना था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 27th मीटिंग हुआ था वो बांकीपुर पटना में हुआ था। उसके प्रेसिडेंट थे RN मुधोलकर। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम मेजर इंसिडेंट्स आफ्टरवर्ड। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा। जो होम रूल लीग बिहार में स्टार्ट हुआ था, दैट वाज ऑफ एनी बेसेंट के बारे में बात करें तो 1916 में बांकीपुर में मीटिंग के दौरान होम रूल लीग स्टार्ट हुआ था बिहार में, ठीक है। तो होम रूल लीग जो है वो 2 लीडर्स के द्वारा अलग अलग ये कैरी किया जाता। पहला तो बाल गंगाधर तिलक का था, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट थे, ओके। और दूसरी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरिश लेडी थी ऑन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई थी। अच्छा, इसके साथ अगर एक फैक्ट आपको याद रखना है तो एनी बेसेंट जो है वो पहली महिला थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनने वाली, ठीक है। बट आपसे पूछे कि पहली भारतीय महिला कौन है, देन शी विल बी सरोजिनी नायडू, राइट। तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में स्टार्ट किया था होम रूल लीग, बट गंगाधर तिलक ने कब किया था? 1916 के अंदर ही किया था, बट अप्रैल में, ठीक है। तो बस इतना डिफरेंस है कि सेम ईयर था, बट इतना डिफरेंस है कि अप्रैल में जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने पहले किया था, बट जो एनी बेसेंट उन्होंने बाद में किया था। बट एनी बेसेंट का जो अगर देखें मूवमेंट, होम रूल लीग मूवमेंट, वो ज़्यादा फेमस हुआ था, साउथ में भी इन्होंने काम किया था। ये 1918 में आई थी पटना के अंदर, और यहीं पे इनकी मुलाकात हुई थी सचिदानंद सिन्हा से भी, हसन इमाम से, कि 25 जुलाई के अंदर। डेट पे आपको फोकस नहीं करना है यहाँ पे, 25 जुलाई के अंदर इन्होंने पटना विजिट किया था 1918 में, और यहाँ पे सचिदानंद सिन्हा और हसन इमाम से मिली थी। तो सचिदानंद सिन्हा जो हैं ये वही हैं जो हमने डिस्कस किया था आरा भोजपुर, जब हम जगदीशपुर को डिस्कस कर रहे थे ना, जहाँ से 1857 में लड़े थे बिहार की ओर से, कौन? बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। ये भी वहीं से थे, और ये इसलिए इनका नाम हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस वक्त, बिकॉज़ ये पहले इंटरिम, मतलब ये पहले चेयरमैन कह सकते हैं, प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, मतलब टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अच्छा, एज ए कांग्रेस हम देखें तो कांग्रेस एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए संगठन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अपनाया, बट वहीं पे एक ऐसा तबका भी था जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में, या फिर यूँ कह लें कि संघर्ष के माध्यम से आज़ादी प्राप्त करने के पक्ष में थे, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे ऐसे ऐसे जो एक्टिविस्ट हुए उनके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। ये जो रिवॉल्यूशनरी जो मूवमेंट हम देखते हैं, इसमें जितने भी लोग जुड़े थे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उस संघर्ष के माध्यम से आज़ादी प्राप्त करने के पक्ष में थे, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म, यानी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। तो रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म का क्या कारण था, कैसे ये पनपा इंडिया के अंदर? तो 2 मुख्य कारण देखने को मिलते हैं। पहला, 1905 के अंदर रसा के ऊपर जापान की जीत, ठीक है। तो ये जो होप ऑफ लिबरेशन कहते हैं ना, ये जनरेट हुआ यहाँ के लोगों में कि नहीं, ये भी एक तरीका है, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था ना, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में हम देखते हैं यूनिटी ऑफ मुस्लिम हिंदू, और बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे, उन्होंने क्या किया, और खुद कांग्रेस। और कारण क्या था? जो उस समय का वाइसराय था कर्जन, उसका कहना था कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से बंगाल, चूँकि बांग्लादेश भी उस वक्त पार्ट था बंगाल का, इसको हम लोग अलग कर रहे हैं। बट अगर कर्जन के स्टेटमेंट को हम लोग देखें तो कर्जन ने कहा था कि मैं कांग्रेस को देखना तक नहीं चाहता हूँ। एक तो कांग्रेस के खिलाफ, प्लस जो कांग्रेस को अगर आप देखें उस वक्त इस संगठन के अंदर जो लर्नड पीपल थे वो मेनली बिलोंग करते थे कहाँ से? बंगाल से, और बंगाल एक गढ़ था कांग्रेस का। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल को ही डिवाइड कर दिया 1905 में। तो जो स्वदेशी की भावना थी उस वक्त वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, ठीक है। अगर हम यूँ कहें कि स्वदेशी का जो जन्म है वो असलियत में 1905 में ही हुआ था। तो जो एक पार्टी थी ना 1905 में, थोड़ा सा अगर इसको हम लोग डेप्थ में जाने, डिस्कस करें, तो 1905 में जो कांग्रेस के अंदर एक जो भावना थी कि हम ये जो स्वदेशी है, स्वदेशी के माध्यम से ही बंगाल के बाहर अगर स्वदेशी को हम लोग फैलाएं, इस आइडियोलॉजी को, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे इस संगठन के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। तो इसके पक्ष में कुछ लोग थे, जैसे लाल बाल पाल के नाम से हम लोग जानते हैं, जो ट्रायोलॉजी था, जो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, एक साथ एक और थे अरविंदो घोष, ठीक है। तो ये जो 4 मेन लीडर्स थे और इनके साथ जो फॉलोअर्स थे कांग्रेस में, तो वो एक गुट बना था, जो कि बाद में जाकर हम लोग देखते हैं सूरत जो सेशन हुआ था कांग्रेस का 1907 में, वहाँ पे स्प्लिट हुआ था, तो सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। तो ये 1905 से ये चिंगारी हमें देखने को मिलती है, जो डिवाइड है ना अंदर कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का, वो हमें 1905 से ही देखने को मिलता है।
अब ये लोग कह रहे थे कि क्यों ना इस स्वदेशी को हम लोग लेके आगे बढ़ें और बंगाल के बाहर भी इस थीम को ले जाए। बट जो फिरोज शाह मेहता और गोखले वाली पार्टी थी ना, मतलब जो गुट था, ये पूरा का पूरा गुट चाहता था कि जिसको मॉडरेट के नाम से जानते हैं, कि नहीं अभी ये बंगाल का इशू है, बंगाल के अंदर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरा कारण था दैट वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल। कांग्रेस का जो मेन दल था, जो गुट था, वो तो नहीं चाहती थी कि ये स्वदेशी वाला चीज़ बंगाल के बाहर जाए। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को अलग कर लिया था। तो ये दो कारण था रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म का। अब अगर इसको और आगे अगर बात करें तो जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, उन्होंने कहा था कि भले पार्टीशन ने ह्यूमिलेट किया हमें, बट इट एक्टेड एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्यों ब्लेसिंग क्यों था? क्योंकि इसके कारण क्या हुआ, जो देशभक्ति की भावना थी लोगों में वो ज़्यादा इंटेंसिफाई हुई, राइट। वहाँ पे आप देखते हैं वंदे मातरम जैसे लोग, वो एंथम बन गया था उस वक्त ही, लोग वंदे मातरम का रट लगाते थे उस वक्त, नारा देते थे। इसी वक्त हम देखते हैं दो लीडर निकल के आते हैं सामने, वो बिलोंग टू एक्सट्रीम सेक्शन ऑफ नेशनलिस्ट, और वो थे बरिंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता। भूपेंद्र नाथ घोष और बरिंद्र नाथ दत्ता ने कुछ जर्नल्स भी इन्होंने स्टार्ट किया था, जैसे युगांतर नाम से एक संध्या भी स्टार्ट हुआ था, वो उन्होंने उपाध्याय ने किया था। तो जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे तिलक को भी हम लोग देखते हैं कि उन्होंने भी जो पैम्पलेट्स है उनके थ्रू उन्होंने नेशनलिज्म फैलाने की कोशिश की, अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने की कोशिश की नेशनलिज्म का। तो ये जो जरिया रहा है जर्नलिज्म, ये हमेशा से आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए कारगर रहा है, और इन लोगों ने जर्नल्स का भी सहारा लिया, ठीक है। जो इम्पोर्टेंस ऑफ मैगजीन्स, जर्नल्स और न्यूज़पेपर अगर पूछे तो आप इस नज़रिए से भी कह सकते हैं, हिस्ट्री भी आप इसका, क्योंकि आप देखेंगे जैसे यूपीएससी का अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा, यूपीएससी को देखें या फिर डिफरेंट बोर्ड एग्ज़ाम को देखें, जो कमीशन का एग्ज़ाम है स्टेट का, तो इसमें जो न्यूज़पेपर्स है या फिर कोई जर्नल्स है, मैगजीन्स है, वो आपसे पूछ देता है, चाहे किसी फॉर्मेट में हो। क्यों पूछता है? क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उस वक्त जो मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन था, जो मास कम्युनिकेशन था, वो यही हुआ करता था, प्रिंट मीडिया, ठीक है। वहाँ उस समय तो रेडियो भी नहीं होते थे सबके घरों में, इसलिए ये जो पेपर होता था, न्यूज़पेपर और ये सब, कि लोग, अगर कोई लीडर है, मान लो आप तिलक हैं, ठीक है, तिलक बिलोंग करते थे महाराष्ट्र से, तो उनके द्वारा लिखे हुए जो पेपर्स थे वो बहुत दूर दराज में जाते थे, दूर दराज इलाकों में जाते थे। तो इससे क्या होता था कि उनके जो आइडियाज़ हैं वो किस तरह के नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं, अगर कोई आदमी उनके साथ रिलेट कर रहा है, उनके आइडियाज़ के साथ, बहुत दूर दराज इलाके में बैठा हुआ, तो एक कारगर मीडियम हो सकता था, मीडियम होता था, ठीक है। तो इसलिए ये जो मीडिया है वो एक जरिया रहा है नेशनलिज्म को फैलाने का, और इंडियन नेशनल मूवमेंट में, जो फ्रीडम मूवमेंट था, उसमें इसने इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया, राइट। युगांतर, संध्या जैसे जर्नल्स भी स्टार्ट किए गए। और अगर बिहार के, पर्टिकुलर बिहार की धरती पे देखें तो 1908 के अंदर दो जवान जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बारे में आपने सुना होगा नाम, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। बचपन में आपने कहानियाँ भी सुनी होगी, पढ़ी होंगी इनकी। तो जो खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी थे, वो दोनों गए किनको मारने के लिए? मिस्टर किंग्सफोर्ड, जो कि उस समय डिस्ट्रिक्ट जज थे मुजफ्फरपुर के, ठीक है। मारने तो गए उस पर, और वो जो कार्ड था उस पर उन्होंने बम भी फेंका, लेकिन बाद में पता चला कि उसके अंदर जो बैठी हुई थी वो दो लेडीज़ थी, ना कि किंग्सफोर्ड था, और उनकी मृत्यु हो गई, यूरोपियन लेडीज़ थी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वो भी एक मजिस्ट्रेट जो प्रेसिडेंसी में था कलकत्ता का, उससे वो बिलोंग करते थे दोनों, तो उन दोनों की मृत्यु हो गई। अब पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पीछे पड़ गई, मतलब खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। तो प्रफुल्ल चाकी तो एग्जाइटी में आकर उन्होंने क्या किया, अपने आप को गोली मार ली। और जो खुदीराम बोस थे वो समस्तीपुर के पास, अभी आप देखेंगे एक खुदीराम हॉल्ट है समस्तीपुर के आसपास कहीं पे, तो वहाँ पे वो पकड़े गए और उन्हें फांसी दे देगी। वो महज 16 या 17 साल के थे, ठीक है। 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी की सज़ा दी गई। और उसके बाद आगे देखें अगर, तो देवघर के अंदर, क्योंकि उससे अनडिवाइडेड बिहार था, तो देवघर के अंदर जहाँ पे कि 1857 की क्रांति का जो हम देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट था वो, ठीक है। तो देवघर के अंदर भी जो सखाराम गणेश देवस्कर हैं, वो मेन लीडर की तरह उन्होंने वहाँ पे इस मोर्चे को संभाला, मीन्स रिवॉल्यूशन नेशनलिज्म को। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें, जो रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म के कड़ी में देखते हैं, सो इट वाज अनुशीलन समिति, जो कि ओरिजिनली 1902 में सतीश चंद्र बासु द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। जो कि अगर आप देखें तो अनुशीलन समिति कैसे काम करती थी, इट यूज टू वर्क एज एन अंडरग्राउंड सोसाइटी, मतलब एक सीक्रेट सोसाइटी की तरह काम करती थी, ठीक है। अब सीक्रेट सोसाइटी की तरह काम करती थी तो आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि उसमें बॉम्ब बनाना, बंदूक का इस्तेमाल, मतलब वायलेंस का भी इस्तेमाल किया जाता था एक्टिविस्ट्स के द्वारा, ठीक है।
एक्चुअली में ये रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म का जो आइडिया है ये इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ पे नॉन वायलेंस तरीके से कांग्रेस काम कर रही थी, वहीं पे कुछ लोगों का ऐसा ही मानना था कि नहीं, हमें बंदूक उठाना पड़ेगा। ठीक है, रीजन्स मैंने आपको बता ही दिया, वो जापान वाला रीजन था, और दूसरा जो स्वदेशी मूवमेंट था वहाँ से ये पनपा, राइट। तो अनुशीलन समिति, जिसको कि 1902 में सतीश चंद्र बासु द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसी का एक ब्रांच अनुशीलन समिति का 1913 में पटना के अंदर स्टैब्लिश किया गया। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, राइट। हमने होम रूल लीग मूवमेंट देख लिया, बिहार के अंदर क्या इंपॉर्टेंस था। दूसरा, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म बिहार के अंदर कैसा रहा, ठीक है, किस रूप में था। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सीधा हम लोग डिस्कस करेंगे चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। क्यों? मैंने आपको बताया 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, राइट, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द ईयर्स ऑफ 1917 आफ्टरवर्ड्स, मतलब गांधी जी के आने के बाद। क्योंकि जो बिहार में मेन हम देखते हैं ना, जितने भी लीडर्स हुए वो गांधी जी के आने के बाद ही उभरे, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो या फिर अनुग्रह नारायण सिन्हा हो। इन सब तरह के जो भी बड़े बड़े लीडर्स हम बाद में देखते हैं वो गांधी जी से जुड़े और उसके बाद वो कांग्रेस से जुड़े। तो जो कांग्रेस की एक्टिविटीज़ को हम लोग देखते हैं बिहार के अंदर, जो देखेंगे वो गांधी जी के आने के बाद है। तो इसलिए ये जो गैप है ना 1885-1917, इसलिए ये गैप है, ठीक है। तो ये घबराने की बात नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पे दो तरीके से आप पढ़ सकते हैं। पहला तो आप ये नेशनल लेवल पे पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, जिनका ऑप्शनल है वो कहने की बात ही नहीं, बाकी आप उसको उस तरीके से पढ़ते ही। बट जो स्पेसिफिकली बिहार की धरती से रिलेटेड है ना मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री का कोई भी पार्ट, उसको भी हम पढ़ते हैं, उसका भी एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, अलग से। तो इसलिए हम 1885 में कांग्रेस के गठन के जस्ट बाद जो ये रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म है या फिर होम रूल लीग है, इसको लेते हुए हम लोग चंपारण सत्याग्रह पर जंप करेंगे, ठीक है, और वहाँ से हम लोग फिर आगे कहानी को ले जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चंपारण सत्याग्रह। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉज ऑफ चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, जिसके कि हीरो हुए ऑब्वियसली गांधी जी, और गांधी जी ने यहीं से अपना सत्याग्रह स्टार्ट भी किया था आफ्टर कमिंग टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो रीजन्स की अगर बात करें तो जैसा कि आपको पता है कॉर्नवालिस, जो आप मेन हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत कि आपके प्रोडक्शन का, आपके प्रोड्यूस का, जो खेत में आप प्रोड्यूस करते हैं उसका एक फिक्स्ड प्रोड्यूस आपको गवर्नमेंट को पे करना है थ्रू दी लैंडलॉर्ड्स। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक आप कह सकते हैं कि काफ़ी दुखदायक था। और इसी कड़ी में हम देखते हैं जो यूरोपियन प्लांटर्स थे ना, यहाँ के किसानों से, खासकर बंगाल के किसानों से इंडिगो का प्लांटेशन करवाते थे, राइट। फर्टाइल तो धरती थी, हमेशा से रही है जो बंगाल का रीजन है कंपेरेटिवली, तो यहाँ पे इंडिगो का उत्पादन होता था। और यहाँ पे एक तिनकठिया सिस्टम था। तिनकठिया मतलब आज भी आप अगर देखेंगे इस एरियाज़ में तो एक बीघा होता है, एक बीघा का 20 कट्ठा होता है, एक बीघा 1 बीघा इज इक्वल टू 20 कट्ठा। अच्छा, मेजरमेंट में आप ना फंसे, बिकॉज स्टेट वाइज आप देखेंगे जो मेजरमेंट है वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, ठीक है, ये वेरी करता है, सो डोंट गेट इनटू दैट। तो मेजरमेंट जो है अगर देखें बिहार के अंदर या फिर बंगाल के अंदर, मतलब उस वक्त का जो बंगाल था वो आप देखेंगे तो इट वाज अराउंड 1 बीघा इज इक्वल टू 20 कट्ठा। तो 3 कट्ठा सिस्टम का मतलब ये हुआ कि 20 कट्ठा का जो तीसरा पार्ट था, मतलब 3 कट्ठा के अंदर 3/20 पार्ट, तो 3 कट्ठा में आपको प्लांटेशन करना होता था इंडिगो का। अच्छा, क्योंकि उस समय नेचुरल डाइस, इंडिगो को ही नेचुरल डाइस की तरह यूज़ किया जाता था, बिकॉज सिंथेटिक डाइस नहीं आया था। तो जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जिनके द्वारा ज़बरदस्ती जो पेजेंट्स थे या फिर टेनेंट्स थे, उनको क्या करवाया जाता था, इंडिगो प्रोड्यूस करवाया जाता था, उनको 3 हिस्सा उनको देना पड़ता था, किसको? गवर्नमेंट को, थ्रू लैंडलॉर्ड। तो वहाँ पे वो परेशानी थी फार्मर्स के साथ। और दूसरी बात ये कि जर्मनी के अंदर जब सिंथेटिक डाइज का इजाद हुआ, उसके बाद भी इनका जो ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन मतलब वो जो दवा डालते थे टेनेंट्स पे, पेजेंट्स पे, वो कम नहीं हुआ। अब क्या हुआ, ये जो क्रॉप शिफ्ट करने लगे ना, जो पेजेंट्स थे वो क्रॉप शिफ्ट करने लगे, क्योंकि अब डिमांड घटता चला गया इंडिगो का इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि अब सिंथेटिक डाइज आ चुका था। इन्होंने हैवी रेंट्स लगाना शुरू कर दिया, ड्यूज़ लगाना शुरू कर दिया, इलीगल वसूली शुरू कर दिया। किन्होंने? जो प्लांटर्स थे, यूरोपियन प्लांटर्स। तो इससे तंग आकर यहाँ के एक लीडर थे राजकुमार शुक्ल, बिहार के फार्मर लीडर्स थे, तो इन्होंने गांधी जी का नाम सुना हुआ था। गांधी जी ऑलरेडी एक हीरो थे इंडिया में, बिकॉज साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने किया नॉन वायलेंस और सत्याग्रह का यूज़ करके, वो पहले से ही उनकी चर्चा हो रही थी भारत के अंदर, ठीक है। तो कांग्रेस में उनको पहले से पता था गांधी जी के बारे में, ठीक है। तो लखनऊ का सेशन हो रहा था 1916 में, 1960 लखनऊ सेशन। तो राजकुमार शुक्ल गए गांधी जी से मिलने के लिए, वहाँ उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया।
गांधी जी ने भी उन्हें सारी बातें बताई, जो दिक्कतें थी प्लांटर्स की, पीजेंट्स की, उसके बारे में बताया। तो गांधी जी ही गॉट रेडी टू कम टू चंपारण। और चंपारण कौन सा जगह है? बिहार के अंदर जो आप अभी देखते हैं मोतिहारी और बेतिया, पश्चिम चंपारण बेतिया, पूर्वी चंपारण मोतिहारी, ये वही पार्ट है। तो जो गांधी जी आए उन्होंने करीब ये जो गांधी जी बिहार आए वो 10 अप्रैल को आए, और वहाँ पे उन्होंने गांव और फार्मर से मिले, वहाँ पे विज़िट किया कि एक्चुअली में प्रॉब्लम यहाँ पे है क्या। जब उन्हें प्रॉब्लम समझ में आया तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये प्रॉब्लम रखा कि फार्मर्स से इतना वसूली ना किया जाए, दैट इज़ इलीगल। तो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने CRPC 144 सेक्शन लगा दिया, 144 धारा, जो आज भी लगता है, और गांधी जी को कह दिया कि आप ये जगह छोड़ दीजिए क्योंकि आपकी वजह से यहाँ पे अराजकता हो सकती है। गांधी जी ने रिफ्यूज़ कर दिया। एज़ यूजुअल जो करते थे, उन्होंने एजिटेशन शुरू कर दिया, नॉन वायलेंस, और वो बैठ के अनशन पे, राइट। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उन्होंने आदेश दिया कि ये सेक्शन वगैरह ये हटाओ और एक कमेटी का गठन करो, और उस कमेटी के मेंबर के रूप में गांधी जी को भी अपॉइंट किया गया। गांधी जी ने एज ए लॉयर अपना काम किया। ये घर घर गए, अप्रॉक्सीमेटली 8,000 हाउस होल्ड्स, 8,000 पेजेंट्स से मिले, इन्होंने एविडेंस इकट्ठा किया और कमेटी के सामने रखा। रिजल्ट क्या हुआ? इन्होंने डिमांड किया जो इलीगल मनी लिया गया है उसका 25% कम से कम वापस किया जाए, ठीक है। और इसके साथ ही चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 में पास हुआ, गवर्नमेंट ने पास किया, और जो इकोनॉमिक जस्टिस हो रहा था उसको वापस किया गया, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो जो सत्याग्रह था ना, मीडियम जो टूल था गांधी जी ने यहाँ पे यूज़ किया था भारत के अंदर पहली बार, वो बिहार की धरती चंपारण में यूज़ किया। यहाँ से यह बात तय हो गई कि गांधी जी का सत्याग्रह आगे जाके फॉलो किया जाएगा इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि नेशनल मूवमेंट नेशनल लेवल पे एक्चुअली में वो बिहार की धरती से स्टार्ट होता है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिहार इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, या यूँ कह ले जो फ्रीडम स्ट्रगल है इंडिया का, मॉडर्न इंडिया के अंदर, वो स्टार्ट हुआ था बिहार की धरती से, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह से। ये नहीं, इसके अलावा बल्कि गांधी जी ने बिहार के अंदर देखा कि यहाँ पे सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, हाइजीन का प्रॉब्लम है, एडुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ है ये जगह। उन्होंने यहाँ पे वॉलंटियर्स को बुला के, और श्री कृष्ण सिंह जो कि पहले चीफ मिनिस्टर भी थे बिहार के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति बने भारत का, उनको ये वॉलंटियर्स की तरह इन्होंने काम करने का आग्रह भी किया, और इन्होंने जगह जगह से महाराष्ट्र, कर्नाटका, बॉम्बे, इन जगहों से वॉलंटियर्स को बुलाया ताकि यहाँ के जो एजुकेशन है उस पर काम किया सके, यहाँ का जो हाइजीन है, सैनिटरी कंडीशन, उस पर काम किया जा सके। तो इन्होंने विलेज एजुकेशन, पंचायत, इन पे भी काम किया, ठीक है, सैनिटेशन पे भी काम किया। तो गांधी जी का अगर इम्पैक्ट देखें, सो दैट वाज नॉट ओनली कि इन्होंने फार्मर्स को बस यहाँ पे सपोर्ट किया, फार्मर्स के लिए यहाँ पे आए, यहीं से इनकी जर्नी शुरू होती है। और उसके बाद प्रॉब्लम्स हैं पूरे भारत की, क्योंकि देखो अब कांग्रेस जो है ना, जब कांग्रेस फॉर्म हुआ था तो दैट वाज अ क्लास ऑफ एलीट पीपल, ठीक है, जो वो काउज, जिस काउज के लिए वो लड़ रहे थे, तो उस काउज से अनभिज्ञ थी जो आम पब्लिक, उनको पता ही नहीं था कौन मेरे लिए लड़ रहा है, कांग्रेस कौन है, बहुत लोगों को नहीं पता था कि कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो गांधी जी जब आए तो गांधी जी वॉज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मास ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तब जाके लोगों को समझ में आया कि देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस which is talking on behalf of us to the mighty administration of Britishers, right? So यहाँ पे बिहार के अंदर गांधी जी का इम्पैक्ट व्यापक रूप में हम देखते हैं। अब अगर आगे देखें तो आगे हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट से जुड़ा हुआ है खिलाफत मूवमेंट, पंजाब रॉन्ग्स जो कि अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, और खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ जो जुड़ा हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको हम लोग देखें, राइट। तो चलिए, तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह क्या है? रॉलेट एक्ट था क्या? रॉलेट एक्ट एक तरह का एक, आप कह सकते हैं, जो इसके साथ टैग लाइन जुड़ा हुआ है ना, नो दलील, नो वकील और नो अपील। इसलिए ऐसा है, नो वकील, नो दलील, नो अपील, ठीक है। मतलब कि बिना ट्रायल के, बिना किसी अपील के आपको अधिकार नहीं है, बस शक के बिना पे पुलिस आपको उठा सकती है, ठीक है। इसके खिलाफ जो मेन लीडर्स हैं उनके द्वारा आवाज़ दी गई, और एक प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ये भी किया गया, और गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा को ऑर्गेनाइज़ किया था, और 8 मार्च 1919 को जो रॉलेट एक्ट है वो पास किया गया था उसके खिलाफ, ठीक है। और इन्होंने कॉल दिया था सत्याग्रह का गांधी, क्योंकि गांधी जी ने देखा कि नाउ पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस सत्याग्रह, कि अब ये सत्याग्रह के रास्ते पे लड़के हम लोग आज़ादी पा सकते हैं, और जो कॉमन पीपल है दे वर रेडी सत्याग्रह के लिए। तो इन्होंने सत्याग्रह सभा का फॉर्मेशन किया और सत्याग्रह के लिए लोगों को कॉल दिया, जो 8 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास हुआ था उसके खिलाफ। तो इसी के अंदर 13 अप्रैल 1919 को
जो अमृतसर है उसके अंदर एक्चुअली वहाँ के जो लीडर थे, फेमस लीडर थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। तो जो कह सकते हैं नॉन वायलेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग। लेकिन वहाँ पे जैसा कि हम लोग जानते हैं जो जनरल डायर है उसके आदेश पर गोलियाँ चली और हज़ारों लोगों की मौतें हो गई। ठीक है, दैट वाज अ वेरी डार्क डे फॉर इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो इसके खिलाफ गांधी जी ने, कांग्रेस ने और बहुत बड़े बड़े जो वेटरन लीडर्स थे उस वक्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दी थी। गांधी जी ने भी कैसरे हिंद उसकी उपाधि वापस कर दी थी गवर्नमेंट को। तो इन सब लोगों ने इसको कंडेम किया इस एक्ट को। और इसी के साथ हम देखते हैं जो रॉयट एक्ट हुआ था गांधी जी के द्वारा, रॉयट एक्ट सत्याग्रह भी स्टार्ट किया गया था। इसी क्रम में देखते हैं आगे चल के एक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस वक्त जो ऑटोमन एम्पायर था, जिसका एक पार्ट था जो टर्की, जो जिसको कि एशिया माइनर बोलते थे, तो जो ऑटोमन एम्पायर था उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जीत हुई थी, तो इसको कंडेम करते क्योंकि जो टर्की है वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं उसके कैलिफ बैठते थे और कैलिफ को सीधा ये लोग गॉड का ही एक रूप मानते थे उस वक्त। तो इन लोगों ने बायकॉट कर दिया मुसलमानों ने। तो उस समय वर्ल्ड के मुसलमान बायकॉट कर रहे थे, उसके साथ साथ इंडियन मुसलमान भी बायकॉट कर रहे थे। गांधी जी ने एज एन अपॉर्चुनिटी देखा इसको, ठीक है, कि क्यों ना हिंदू मुस्लिम एकता को साथ में लेके हम चले, तभी जाके हमें आज़ादी, ठीक है, और स्ट्रांग होगा हमारा ये जो काउज है आज़ादी के लिए जो हम लड़ेंगे। इन्होंने क्या किया, कांग्रेस को रिक्वेस्ट किया, ठीक है, और कांग्रेस को कहा कि हम लोग खिलाफत मूवमेंट के साथ जा रहे हैं। तो खिलाफत मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, राइट, उसको एड्रेस करते हुए और उसको यूँ कह लें कि इंडोर्स करते हुए नागपुर सेशन जो 1920 का हुआ था उसके अंदर खिलाफत मूवमेंट के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी काउज को जोड़ने का निर्णय लिया। ठीक है, तो कॉमन काउजेस क्या थे खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का? पहला तो था स्वराज, ठीक। दूसरा रिड्रेसल ऑफ पंजाब ग्रीवेंसेस, जो मैसेकर हुआ था ना उसमें, उसके बाद मार्शल लॉ वगैरह भी लगाया गया था वहाँ पे। तो पंजाब में जो भी गलत हुआ उसके रिड्रेसल के बारे में, ठीक है, उसको एड्रेस करना गवर्नमेंट के द्वारा, उसके लिए ये आवाज़ उठाए। और तीसरा जो था वो था खिलाफत रॉन्ग्स, जो कि हम लोग देखते हैं जो पर्टिकुलरली ऑटोमन एम्पायर को लेके, कैलिफ को लेके ये था कि इनकी मांग ये थी मुसलमानों की, जो इंडियन मुस्लिम्स थे, कि जो ये बाउंड्री है ना 1914, क्योंकि 1914 से 1918 तक वॉर हुआ था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जो 1914 वाला जो बाउंड्री ऑटोमन एम्पायर जो था, जो एक्सटेंड था, उसको रिस्टोर किया जाए, ठीक है, खलीफा को अपनी जगह मिले और उनके साथ जो गलत हुआ है उसको, उसके लिए माफ़ी मांगी जाए। तो इनका अपना कारण था, एक कारण उसको जो नेशनल काउज है उसके साथ मिला दिया गया, ठीक है। और मास्टरमाइंड कौन थे इसके? गांधी जी थे। तो इसका इफेक्ट हम लोगों को बिहार में भी देखने को मिलता है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सब पहले से ही गांधी के साथ जुड़ गए थे, ठीक है, और बिहार में ये लोग मेन लीडर्स की तरह उभरे। और इन्होंने क्या किया कि हम गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से, चाहे वो जॉब हो या कोई भी हेल्प हो, हम हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है, किसकी? ब्रिटिशर्स की। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो क्या था, एक्चुअली में बॉयकॉट था, कि हम गवर्नमेंट को किसी भी फॉर्म में हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो इलेक्शंस को बायकॉट करना, गवर्नमेंट कोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, इसको बायकॉट करना, फॉरेन क्लोथ्स जो कि यूरोप से आते थे बन के, उनको बायकॉट करना, ड्रग्स, इनको बायकॉट करना, ठीक है। तो ये सब जो जुड़े हुए थे ब्रिटिशर्स थे, उनको बायकॉट करना। तो बिहार में भी ये चीज़ हम लोग देखते हैं, बढ़ चढ़ कर इन लोगों ने हिस्सा लिया। एट द सेम टाइम जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है, जो गांधी जी ने बताया कि जब आप बायकॉट करते हैं, यानी कि आप ना दफ्तर जा रहे हैं, ना स्कूल जा रहे हैं, ना कोर्ट जा रहे हैं, तो आप फिर कर क्या रहे हैं? तो कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क कीजिए। कंस्ट्रक्टिव वर्क में क्या हो सकता है? अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए आप काम कीजिए। कांग्रेस से जो ऑर्गेनाइजेशन, इसको स्ट्रेंथ करने के लिए काम कीजिए। कैसे? डोनेट कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं आप, इसकी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। फिर खादी को प्रमोट करने के लिए गांधी जी ने बोला कि खादी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो, पंचायत के स्टेब्लिशमेंट पे काम हो, स्वराज के फंडिंग, स्वराज कलेक्शन, उस पर काम हो। तो ये सब कंस्ट्रक्टिव काम को सुझाया गांधी जी ने, ठीक है। तो बिहार के लोगों ने इसको फॉलो भी किया था। और खैर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने दोबारा बिहार को, मतलब पटना, उनका आना हुआ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, उनके मीटिंग के दौरान वो आए थे यहाँ पे, ठीक है। पूरे बिहार में हड़ताल भी हुआ था। जो प्रिंस ऑफ वेल्स आप सुनते हैं, उनका जब आगमन हुआ था यहाँ, बॉम्बे आए थे वो 17 नवंबर को 1921 में। तो 17 नवंबर और 22 दिसंबर को वो फिर पटना भी आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी उनका क्या हुआ, बहिष्कार किया गया। इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान हम क्या देखते हैं
कि 1921 में स्टार्ट हुआ और 1922 के अंदर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। तो जब 1922 को अरेस्ट कर लिया, हाँ, सिविल डिसोबीडियंस इंक्वायरी कमेटी का भी गठन हुआ था। ठीक है, बिहार जो आई थी 1922 में, बिहार भी आना हुआ सिविल डिसोबीडियंस इंक्वायरी कमेटी का। तो जब गांधी जी अरेस्ट हुए तो उसके बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि जब गांधी जी अरेस्ट हुए तो उसके बाद देखते हैं जो सिविल डिसोबीडियंस हुआ वो 1930 के अंदर हुआ। तो इस बीच में फिर हुआ क्या, ठीक है, तो इस बीच में हमें कांग्रेस का जो गुट है, कांग्रेस का जो दल है वो हमें दो गुटों में बटी हुई दिखाई देती है। ठीक है, हाँ, कांग्रेस के अंदर ही, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये लोग डिवाइड हो गए पूरी तरह से, कांग्रेस के अंदर ही दो गुट बट गए। जो एक तरफ जिनका कहना था कि हम लोग लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली के को ज्वाइन करें, काउंसिल को, बट एक दल का कहना था कि गांधी जी अगर नहीं है तो उनके द्वारा जो दिखाया गया रास्ता है हम उस पर चलें, मतलब कंस्ट्रक्टिव वर्क करें, जो उन्होंने बताया था। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ फिर। ठीक है, इससे पहले 37 सेशन का जो कांग्रेस सेशन है वो हेल्ड हुआ गया में। ठीक है, 37 सेशन कब हुआ था, 1922 में गया के अंदर हुआ, और वहाँ पे जो बायकॉट है उसको कंटिन्यू करने का डिसाइड किया गया कि बायकॉट को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, वैसी फॉर्म में ही सही, लेकिन हम लोग बायकॉट करेंगे, भले गांधी जी अंदर है फिर भी। और ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी है AICC, उसका ऑफिस भी शिफ्ट कर दिया गया था पटना में उस वक्त। ठीक है, तो हम लोग स्वराज पार्टी के बारे में जो बात कर रहे थे, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 38 सेशन जो कांग्रेस का हेल्ड हुआ था 1922 में, उसके अंदर, अच्छा 37 सेशन, सॉरी, वो 1922 में, 1921 में हुआ था। 38 सेशन 1922 में हुआ था, जिसके कि प्रेसिडेंट कौन थे, CR दास, चित्तरंजन दास। तो इस सेशन के बाद, इस सेशन में एक्चुअली डिसाइड हुआ था कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास क्योंकि प्रेसिडेंट थे, तो CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग काउंसिल ज्वाइन करेंगे, जो हमारे साथ है लेकिन कम विद अस। बट इसी में एक गुट था, जैसे राजेंद्र प्रसाद का गुट था, राजेंद्र प्रसाद जिसको कि सपोर्ट करते थे बिहार से, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क ही अभी करेंगे। ठीक है, तो इन्हें कहा गया नो चेंजर्स। जो प्रो चेंजर्स थे कि नहीं, हमें काउंसिल को ज्वाइन करना चाहिए और काउंसिल के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे, बायकॉट करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट को ठीक से फंक्शन नहीं करने देंगे। और इस गुट के समर्थक कौन थे, बिहार से श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, तो श्री कृष्ण सिंह प्रो चेंजर्स थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नो चेंजर्स थे। और ये जो प्रो चेंजर्स थे उन्होंने ही फॉर्म किया था स्वराज पार्टी। कौन थे इसके मेन लीडर्स, CR दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अच्छा, हम देखते हैं जो प्रो चेंजर्स था, ये जो स्वराज पार्टी था, तो बिहार में इसकी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ती है और 1925 के अंदर ये वैनिस ही कर जाता है, मतलब डिसफंक्शनल हो जाता है बिहार के अंदर। राइट, तो ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि खिलाफत मूवमेंट के साथ मर्ज हुआ, वहीं से ये स्टार्ट हुआ उसके साथ ही, और इसका रिजल्ट हुआ स्वराज पार्टी। ठीक है, और नो चेंजर्स। बीच में 1924 में गांधी जी बाहर भी निकल गए, और जब गांधी जी जेल के अंदर थे उन्होंने प्रो चेंजर्स वाली बात को नकारा। उन्होंने कहा, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया एक्चुअली, कि नहीं, आपको कंस्ट्रक्टिव काम ही करना चाहिए, काउंसिल नहीं ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन जब वो बाहर आए और उन्होंने देखा कि जो काउंसिल का इलेक्शन हुआ था उसमें ये लोग जीते भी, जो प्रो चेंजर्स थे, और इन्होंने एक्चुअली में जो कहा था कि हम लोग गवर्नमेंट के कामकाज में बाधा डालेंगे, तो इन्होंने किया भी था। तो गांधी जी ने फिर सपोर्ट भी किया, बाहर निकल गए। ठीक है, तो गांधी जी ने पहले तो बायकॉट किया कि नहीं, हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क ही करना चाहिए, ना कि काउंसिल ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन बाद में जेल से निकलने के बाद इन्होंने सपोर्ट किया था CR दास, मोतीलाल नेहरू को। इसके बाद हम देखते हैं साइमन कमीशन 1927 में फॉर्म हुआ था, 1928 में इंडिया आया था साइमन कमीशन। और अनुग्रह नारायण सिंह, AN सिंह, ठीक है, एक AN सिंह कॉलेज भी है, तो इनके लीडरशिप में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह के लीडरशिप के अंदर, और इन्होंने बायकॉट करने का डिसाइड किया इंडिया के अंदर भी। ठीक है, और ब्लैक फ्लैग दिखाए गए, और जो कमीशन के मेंबर्स हैं वो पटना भी आए थे दिसंबर के अंदर, मतलब 24 दिसंबर को टू बी वेरी प्रिसाइज। रांची, पटना इन लोगों ने घुमा तो ब्लैक फ्लैग दिखाया गया इन लोगों को। ठीक है, कमीशन को बायकॉट किया गया, और इसी दौरान बिहार सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन किया गया 1931 में। ठीक है, इसको हम लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, अब बस बिहार सोशलिस्ट पार्टी को जानिए कि 1931 में फॉर्म हुआ था बाय रामानंद मिश्रा, गंगा शरण सिंह और रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, इसी क्रम में, इसलिए मैंने आपको ये डिस्कस किया। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे या डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो बिहार ने कैसे रोल प्ले किया इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से लीडर्स हुए जो कि सिविल डिसोबीडियंस में जिन्होंने बढ़कर चढ़ हिस्सा लिया। ठीक है,
तो जो 6 अप्रैल 1930 है दैट वाज फिक्स्ड एज द डेट फॉर सॉल्ट सत्याग्रह, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था तो साबरमती आश्रम से जो चले थे गांधी जी सॉल्ट बनाने के लिए, क्योंकि सॉल्ट पे टैक्स लगाया जाता था। तो गांधी जी ने कहा कि देयर इज़ वेरी बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो कि हर एक गरीब का भी हक है उस पर, तो आप टैक्स कैसे वसूल सकते हो, अगर टैक्स लॉ है तो आई विल बी द फर्स्ट टू ब्रेक द लॉ। इन्होंने साबरमती आश्रम से इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया था। डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम देखते हैं डिफरेंट फॉर्म में चला, जैसे कि सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया, ठीक है। और जो इन बिहार है, बिहार के अंदर ये चौकीदारी टैक्स के तर्ज पे ये फेमस हुआ कि चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। वो मुंगेर वाला मामला हम लोग बाद में देखेंगे। हुआ गया था 6 अप्रैल 1930 को डेट फिक्स किया गया सॉल्ट सत्याग्रह का, ठीक है। और यहाँ पे कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, एक जो पॉसिबल लाइंस था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स का उसके बारे में इन्होंने पटना में एक स्पीच दिया, ठीक है। दैट वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल स्पीच। उसके बाद देखते हैं हम लोग जवाहरलाल नेहरू ने भी जो एरियाज़ थे बिहार के जैसे सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, वहाँ पे विजिट किया और उससे स्ट्रेंथ भी मिला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, बिकॉज एट दैट टाइम जवाहरलाल नेहरू वाज दी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लीडर्स अंडर कांग्रेस। और जो पटना है इसके अंदर हम लोग देखते हैं नॉन वायलेंस जो गांधी जी के द्वारा मंत्र दिया गया था लोगों को, भले ही बहुत सारी लाठीचार्ज की गई पुलिस के द्वारा, लेकिन लोगों ने नॉन वायलेंस तरीके से ही बॉयकॉट किया, रूल को तोड़ा। और जो 16 अप्रैल 1930 है उसके अंदर एक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, पटना के अंदर इनॉग्रेट किया गया। और पटना में जो नर्वस पिंड है वो जगह चुना गया, NARVAS, ठीक है, नर्वस पिंड, उसको पॉइंट चुना गया कि हम लोग वहाँ पे सॉल्ट लॉ का वायलेट करेंगे, क्या करके, नमक बना के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा पॉइंट था बिहार के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ये कह ले तो कि सॉल्ट लॉज को ब्रेक करने का, वो था नरवास पिंड, ठीक है। बहुत सारे वॉल्टियर्स ने भी ज्वाइन किया यहाँ पे, जैसे प्रोफेसर अब्दुल बारी, ये भी एक बहुत बड़े लीडर हुए जिन्होंने कि पुलिस अटैक को सहा। और जैसे कि बहुत सारे जो जगह है जैसे कि पटना कॉलेज वगैरह, ये भी प्लेसेस हुआ जो कि जहाँ पे वॉल्टियर्स मिले और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी के साथ साथ हम लोग देखते हैं आचार्य कृपलानी जैसे लीडर्स भी यहाँ पे उन्होंने भी हिस्सा लिया। और एक्चुअली में जो ये जो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देख रहे हैं इसमें गांधी जी ने क्या बोला था, नॉन वायलेंट तरीके से बॉयकॉट करना या सॉल्ट टैक्स को ब्रेक करना। तो लोगों ने इसको पूरी तरीके से फॉलो किया, भले पुलिस मारती रही, दे असॉल्टेड देम विद देयर बैटन्स, बट इन लोगों ने पलट कर वॉर नहीं किया, मतलब मेजरली अगर देखें तो, ठीक है। जैसे कि भागलपुर के अंदर भी देखते हैं एक रेगुलर कैंप वहाँ पर वॉलंटियर्स का ऐसे भी इस्टेब्लिश किया गया था। तो पुलिस ने एट्रोसिटीज़ भी किया बट लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और वहीं पे एक बीरपुर पुलिस स्टेशन है, करीब 150 ये जो चौकीदार टैक्स देखते हैं ना हम लोग, वर्कआउट करने वाला, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स का पार्ट था बिहार के अंदर की चौकीदार, नो चौकीदारी टैक्स कहाँ पे फेमस था बिहार के अंदर, तो भागलपुर में बीरपुर पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे 150 में से लगभग 130 चौकीदारों ने क्या किया था, रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है। और ये जो एक्शन है हालांकि गवर्नमेंट ने कंडेम किया था, इवन बाय द लिबरल्स वेयर आल्सो इट वाज कंडेम ऑफ भागलपुर, लेकिन और इसके सपोर्ट में भी लोग गए थे वैसे, जो लगभग 5 या 6 न्यूली मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल थे एरिया से, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। बट हाँ, लोगों ने इस सपोर्ट में जो सॉल्ट टैक्स को ब्रेक किया जा रहा था, इसके सपोर्ट में उन लोगों ने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया था। तो भागलपुर का एरिया, फिर मुंगेर का एरिया जहाँ पे श्री कृष्ण सिन्हा जो बिलोंग करते थे, उसके लीडरशिप में, उनके लीडरशिप में भी लोगों ने भाग लिया। तो जगह जगह हम लोग देखते हैं ये चौकीदारी टैक्स, नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्स, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, फिर ऑल काइंड्स ऑफ प्लॉ, कैटल ग्रेन्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, तो इस पर भी लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे इसको कन्फिस्केट करना शुरू किया। ये सब कॉमन फीचर्स हम लोग देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ठीक है। तो 1930 में स्टार्ट हुआ। ये गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 हुआ, तो उस दौरान गांधी इरविन पैक्ट हुआ, और गांधी इरविन पैक्ट के बाद सेकेंड राउंड टेबल में गए थे गांधी जी। आपको पता होगा जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन के अंदर, तो उसमें जो दूसरा हुआ था, दूसरे को कांग्रेस द्वारा अटेंड किया गया था, गांधी जी द्वारा भी अटेंड किया गया था, ठीक है। हालांकि वो फेल रहा, तो 1931 के अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, और फिर से जब गांधी जी वहाँ से उन्होंने रिज्यूम किया, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से स्टार्ट किया। तो इरविन के मीटिंग के दौरान उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग ये जो मूवमेंट है इसको हम स्टॉप करते हैं, बट एक ही शर्त पे, अगर ये जो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग होने जा रही है, अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हमारी बातें मानी गई, तो नहीं मानी जाएगी तो क्या होगा, हम फिर से रिज्यूम करेंगे। तो फिर से रिज्यूम किया गया था।
जब वो वापस वहाँ से आए थे तो। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए, स्टेप्स उठाए। उन्होंने जो लीडर्स है उनको, मेन लीडर्स, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और हद तो तब हो गई, जो वार्ड्स थे, मतलब जो बच्चे थे या फिर जो यूथ्स थे, उनके रॉन्ग डिट्स इन द सेंस कि जो बायकॉट कर रहे थे डिफरेंट तरीके से, तो उनके डिट्स के लिए उनके गार्जियंस और उनके पेरेंट्स को अरेस्ट किया जाने लगा या पनिश किया जाने लगा। ठीक है, ये सब जो एरिया मैंने बताया ना, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, इसके अलावा शिवहर, रोसड़ा, मोतिहारी, ये सब एरिया पूरी तरीके से जो यूथ्स थे इन्होंने जमकर पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, और इन सब के बीच बावजूद भी जो कांग्रेस है उनका एनुअल सेशन हेल्ड हुआ। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर 24 अप्रैल 1932 को। और इसमें उन्होंने जो पुलिस के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एट्रोसिटीज़ किया गया उसको कंडेम किया गया उस सेशन के अंदर। फिर जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, जो फ्रीडम फाइटर्स हुए, उनको भी अप्रेज किया गया। ठीक है, जो बिहार के अंदर जो इतने सारे जो यूथ्स हैं उन्होंने भाग लिया या फिर जिनकी जाने गई, उनको भी इन्होंने अप्रेज किया। ठीक है, अब राजेंद्र प्रसाद भी यहाँ से वैसे अरेस्ट हुए थे बिहार के अंदर से, और हम देखते हैं कि और भी बड़े बड़े लीडर्स का अरेस्ट हुआ था। बट इसके बावजूद भी लोगों ने उत्साह दिखाया। ठीक है, लोगों ने यहाँ पे जम के हिस्सा लिया। फॉरेन क्लॉथ्स को जलाना या फिर लीकर जो है उसको, सेल ऑफ लीकर उसको बैन करवाना, बंद करवाना, पिकेटिंग ऑफ शॉप्स, फिर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, वो तो खैर चल ही रहा था। तो ये सब कुछ हम लोग देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, जो बिहार से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और शोकेस किया। बट 1934 के अंदर गांधी जी ने इसको सस्पेंड कर दिया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। ठीक है, द नेशनल लीडर्स देन डिसाइडेड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। तो हम देखते हैं गांधी जी का जो सस्पेंड करने का यहाँ पे रीज़न था, वन ऑफ द रीजन्स ये था, उन्होंने कहा कि जो एक मूवमेंट होता है उसको कैरी ऑन करने के लिए, अगर वो मास मूवमेंट हो तो एक तो रिसोर्स की ज़रूरत होती है, प्लस एक ब्रेक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो मास पीपल, जो मास है, वो कंटिन्यूसली मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन सकती है, क्योंकि और भी चीज़ें हैं जिससे कि उनको जूझनी है, मतलब उनका अपना लाइफ भी है। तो एक जो मास मूवमेंट है उसको हम इतने सालों तक कैरी नहीं कर सकते हैं, इतने दिनों तक, तो इसलिए हमें एक ब्रेक की ज़रूरत है। ठीक है, और जो कुछ काउजेस थे वो कहीं ना कहीं गांधी जी को लगा कि फुलफिल हो चुका था। और सबसे मेन काउज जो था कि गांधी का क्या था, जो रीज़न था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखे या फिर सिविलाइजेशन मूवमेंट देखे, कि जो भारत है, जो लोग हैं यहाँ के, जो अंतिम लोग हैं, वो भी हिस्सा बने एक नेशनल मूवमेंट का। उनके अंदर भी ये भावना जागृत हो दैट वी आर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। एक नेशनलिज्म की भावनापन पे वो अब तक लोगों में आ चुकी थी 1921 नॉन कोऑपरेशन से लेके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1934 तक। राइट, नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी अबाउट 1937 इलेक्शन इन बिहार, क्योंकि अब यही जो है मेन इवेंट बचता है। जो फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी थी, इंडियन एक्ट 1934, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सॉरी के गठन के बाद 1937 में जो इलेक्शन हुआ था पहला, वो बिहार के अंदर क्या परफॉर्मेंस रहा किसका, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जेपी आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे, मीन्स जयप्रकाश नारायण के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत फेमस लीडर हुए कांग्रेस के बिहार से, उनके बारे में। और फिर डिस्कस करेंगे फ्रीडम कैसे हमें मिला, मतलब क्या पार्टिसिपेशन रहा बिहार का और यहाँ के एक्टिविस्ट का, यहाँ के लीडर्स का, यहाँ के लोगों का बिहार के, भारत के फ्रीडम में। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।